बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत भी अजीब किस्म का खेल है, किस वक्त क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। असूल की अगर हम बात करते हैं, नजरिया की बात करते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं, तो वो तो सब एक तरफ रख देते हैं जब आपस में मद्दे मुकाबिल होते हैं और इस तरह के बयानात और इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं कि लगता कुछ ऐसे कि अमल के लिए तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सियासी मफादात के लिए बहुत कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स भी और धुआंधार तकारीर भी की जाती हैं, खुसूसन जब हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान की सियासत का, हाँ वो मार्च के सेनेट के इलेक्शंस की बात हो या फिर खानदानी सियासत की बात हो, और दूसरे पे इल्जाम भी लगाए जाते हैं। और लगता आजकल के कुछ सियासी हालात की अगर हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद के कब्जे की लगता कुछ ऐसे ही है कि तैयारियां होने जा रही हैं। मार्च के सेनेट के इलेक्शन से पहले बहुत कुछ कहा जा रहा है कि सियासी मंजरनामे में तब्दीली होगी। आज नई ऑप्शन भी आ गई कि पंजाब असेंबली को तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में अगर मुस्लिम लीग नून के साथ कोई दीगर सियासी जमातें हिस्सा नहीं देती तो पंजाब की एक बड़ी असेंबली को तोड़ा भी जा सकता है। पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से बात होती है तो कहा जाता है कि कौन सी सियासी जमातें जो हैं उसके मद्दे मुकाबिल खड़ी होंगी, क्योंकि इस वक्त अगर हम देख रहे हैं एमकेएम, एएनपी और दीगर सियासी जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी की कोलिशन का इस वक्त हिस्सा हैं। और रह गई नून लीग के साथ कौन होगा, कौन सी सियासी जमातें उनके सियासत में साथ देंगी। इस्लामाबाद पे कब्जे की तैयारी शुरू हो गई या इस्लामाबाद पे चढ़ाई की जो है इस वक्त तैयारी शुरू की जा रही है, और नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या मंजरनामे में तब्दीलियां होंगी, किस किस्म की चेंज आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे हम करते चले, जब तक इस्लामाबाद की सियासत होगी तो अवाम के लिए लगता हमें कुछ है कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये इक्तदार की जंग है। इसी पे हम मजीद बात करेंगे, दीगर सियासी जमातों ने क्या तैयारी कर रखी है अगले इलेक्शंस के हवाले से बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की सियासी मंजरनामे में किस किस्म की तब्दीलियां रोनमा होने जा रही हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और सैलाब, सिंध में सैलाब है, पंजाब में डेंगी है और मुख्तलिफ हालात में तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं। सियासत में किस तरह से तब्दीलियां रोनमा होने जा रही हैं, इसका भी जिक्र हम करेंगे आज के प्रोग्राम में। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आपसे तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब, सेक्रेटरी इतलात हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, आपसे तशरीफ रखते हैं। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं, रोजनामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब रहनुमा हैं, एमकेएम से आपका ताल्लुक है, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। हारून साहब, अगर कुछ सियासी मंजरनामे पे अगर आप रोशनी डालें, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि मार्च के इलेक्शन से पहले कहा जा रहा है, जैसे आज एक ऑप्शन आ गई कि पंजाब असेंबली भी तोड़ी जा सकती है, मरकज से भी इस्तीफे दिए जा सकते हैं, तो तब्दीली कुछ देख रहे हैं आप मार्च के इलेक्शन से पहले? क्या देखिए जी, मुझे मालूम नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि मुस्तफे हो सकते हैं। 3 महीने पहले भी ये ख्याल ज़ेर बहस आया था, लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ के पास वक्त कम है फैसला करने के लिए। वो जितनी जल्दी फैसला कर लें उतना ही उनके हक में बेहतर है। जो भी उनकी मुश्किलात हैं और जो भी कामयाबियां उन्हें हासिल हो सकती हैं, उसके लिए टाइम फ्रेम बहुत अहम है। पॉलिटिक्स में पार्टियां अहम होती हैं, लीडर भी अहम होते हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा अहम वक्त होता है। अगर आप ये शनाख्त न कर सकें कि किस वक्त आपको फैसला करना है और वक्त का तेवर क्या है, तो नाकामी मुकद्दर होती है। दूसरी चीज है अलायंसेस। अलायंसेस दरअसल तो उस वक्त वजूद पाते हैं जब इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, इसलिए कि हर एक को फिर जरूरत होती है, फिर ज्यादा तेजी के साथ बातचीत होती है। बाद अलायंसेस जो हमें नामुमकिन नजर आ रहे होते हैं वो मुमकिन हो जाते हैं, और बाद जो फितरी नजर आ रहे थे वो मालूम होता है नहीं हो सकते, जरूरत के मुताबिक ये होता है। लेकिन तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास है और नून लीग पे प्रेशर है जी। मैं ये कहता हूँ तब्दीली की चाबी जो है ना वो नवाज शरीफ के पास है। लेकिन वो तो तनहा सियासी तौर पे तो अभी अकेले कोई नहीं तनहा। देखिए ना, वो तनहा यानी क्या है, बाज़ जगहों पे तो उनकी पोजीशन मजबूत है जहाँ है, और वक्त गुजरने के साथ उनकी पोजीशन मजबूत नहीं हो सकती। इलेक्शन तो एक बात मुझे पूरा यकीन है कि अगले इलेक्शन के बाद मखलूत हुकूमत बनने वाली है। देखिए, सियासतदान दावे बहुत किया करते हैं और नेचुरल भी है। अगर वो अपने लोगों को मोटिवेट न कर सकें और कामयाबी का तासुर न दे सकें तो सियासत में दुश्वारी होगी उनके लिए। ये एक हमारा थोड़ा सा मिजाज भी है मुबालगे का। लेकिन अलायंसेस बनेंगे, कराची से देखिए शुरू हो। कराची में 2-3 बातें मुझे यकीनी लगती हैं। इस इलेक्शन में बड़े पैमाने की धांधली नहीं होगी, जाली वोट नहीं होंगे, बहुत से वोट खारिज होंगे। नंबर सुप्रीम कोर्ट को सदर जरदारी कुछ भी नहीं कर सकते। ये लगता है इलेक्शन का अनाउंस होगा तो वो भुट्टो जैसा आदमी भी वीक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को सूट नहीं करता कि इलेक्शन में धांधली हो। फौज नहीं चाहे, फौज को क्या फायदा है इलेक्शन में धांधली का।
اچھا، اور یہ لوگ اس پہ ویجیلنٹ بھی ہوں گے، الیکشن کمیشن کے لیے بہت پریشر ہوگا کہ اچھا الیکشن کمیشن ہو، میڈیا زیادہ ویجیلنٹ ہوگا، اور بھی میرا خیال ہے کہ پہلے سے بہتر الیکشن مضبوط اور انڈیپینڈنٹ آپ الیکشن اس وقت اب آپ آ جائیں کراچی سے انتخابی حلقہ بندیوں پہ نظر ثانی کے لیے پریشر ہوگا. فیصلے میں مینشنڈ ہے کراچی کے انتخابی حلقے جو ہیں اس کی لازمن حلقہ بندیاں جو ہیں وہ امپروو کرنی ہوں گی، وہ کسی پارٹی کے نقطہ نظر سے نہیں ہونی. اچھا، دیہی سندھ میں مقبولیت میں پیپلز پارٹی کی کمی آئی ہے، اس کو ہمارا میڈیا نوٹ نہیں کر رہا. کمی آئی ہے، سیلاب کے بعد اور کمی آئی ہے. سرائکی بیلٹ میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی ظاہر لوز کیا ہے. مہنگائی وہاں اتنی ہے جتنی باقی پورے پاکستان میں رہی. وسطی پنجاب میں تحریک انصاف کے ساتھ تحریک انصاف ایک نیا فیکٹر ہے اور صوبہ سرحد میں. اب الائنسز کیسے بنیں گے؟ وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت انپریڈکٹیبل ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جلدی ہوں گے، جلدی مارچ سے پہلے الیکشن ہوں گے، ہو سکتے ہیں اور مخلوط حکومتیں بنیں گی. ہنگ پارلیمنٹ آپ کو نظر آئے گی اگلے الیکشن میں؟ ہنگ پارلیمنٹ ہوگا. ہنگ پارلیمنٹ کیا ہے؟ ہنگ پارلیمنٹ یا انگریزی اصطلاحات کے استعمال میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. مضبوط حکومت بھی ہو سکتی ہے، مخلوط حکومت، اگر یہ طے کر لیا جائے ایجنڈا کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اگلے الیکشنز آپ کو جلدی نظر آ رہے ہیں. آپ تو 4 سال باہر رہے، آپ بھی شاید بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ جلد سے جلد آپ بھی اس سسٹم کا حصہ بنے. تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے کچھ سیٹ اپ میں چینج آ رہا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو حقدار تو ثابت کر دیا ہے کہ ان کو برسر اقتدار رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے یعنی اب تک عوام کے ساتھ، اس کے تحت اب یہ ایک بالکل نیچرل تبدیلی ہے جو نظر آ رہی ہے ہواؤں میں، فضاؤں میں، لوگوں میں، گفتگوؤں میں، چوپالوں میں، ہر جگہ. اب یہ کہ یہ کیسے آئے، اس میں ایک بات تو ہے کہ انتخابی فہرستیں ابھی بن رہی ہیں، اور انتخابی فہرستوں کا بھی ایک الگ موضوع ہے جس پہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ انتخابی فہرستوں کو تیار کرنے کا عمل بھی ایک ایسا ہے کہ جس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. لیکن یہ کہ یہ انتخابی فہرستیں بننا اور ان انتخابی فہرستوں پر انتخاب ہونا، اور ہارون رشید صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی برسر اقتدار پارٹی جو ہے وہ اگر الیکشن کرائے گی تو وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوگا. بھٹو صاحب کی بھی انہوں نے مثال دی ہے، تو ملک ایک دلدل کے اندر ہی چلا گیا نا جی. اس کے بعد فوج آئی، مارشل لا آیا، یعنی کوئی اس کا فائدہ تو نہیں ہوا. انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی کارنامہ کیا اس کارنامے کو پھر یہ ہوگا کیا ڈاکٹر صاحب؟ پھر یہ ہوگا لیکن اپوزیشن اگر میری رائے بھی یہی ہے کہ دھاندلی والے الیکشن سے ملک دلدل میں پھنسے گا. اس لیے اب یہ اداروں کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ادارے نہیں کریں گے، لیکن اگر گورنمنٹ ہوگی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کیوں نہ اکٹھی ہوں جب ساری جماعتیں کہ انتخاب جو ہے وہ غیر جانبدار حکومت کروائے، شفاف انتخابات ہوں، کوئی بھی جیتے، لیکن یہ کم از کم اس میکنزم کے اوپر، ریفری کے اوپر تو کم از کم. لیکن آپ اور نون لیگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، منور حسن اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ تو ابھی جیسے ہارون رشید صاحب نے کہا کہ یہ ایک انتخاب کے قریب کے موضوعات ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ اکٹھے ہونے کا کسی بھی جماعت کا وہ ہے پرو امریکہ اور اینٹی امریکہ. جہاں ہمارے ہاں بہت سارے معاملات اب اس طرف چلے گئے ہیں کہ کن کی پالیسیاں پرو پاکستان ہیں، کن کی پالیسیاں اینٹی پاکستان. تو اینٹی پاکستان اگر پالیسیز سامنے آئیں گی تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ الیکشن جیتیں گے جلد. جیسے کل آپ لوگوں کا ایک اجلاس اور اس میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے پہلے خطرہ تھی، اب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی. تو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ اگر آ گیا تو پھر وہ جماعت جیتے گی اس کا مطلب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینٹی پاکستان ایلیمنٹ تو خیر کوئی نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ملک کے جو حالات اس موجودہ حکومت نے پہنچا دی. مجھے آپ بتائیں یا کوئی بھی بتائے کہ کیا یہ ملک کے لیے تھریٹ نہیں ہو گئے کہ یعنی کہ کوئی ذمہ داری، کوئی سنجیدگی، یعنی کہ لوگ بلک رہے ہیں، جو لوگوں کو بھی چھوڑ دیں، یہ ملک بیٹھ رہا ہے، یعنی کہ بیٹھ چکا ہے اور اس کو ریوائیو کرنا مشکل ہوگا. جو کچھ یہ کر چکے ہیں نا ابھی، اس کی پوری فیڈ بیک نہیں ہے پاکستان کے عوام کو کہ یہ اب تک کر کیا گئے ہیں، اور اب جو اگلا سال سوا رہ گیا ہے اس میں یہ کتنی تیزی سے کیا کر رہا ہے. عوام کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بہت سارے مسائل کا پتہ ہے. لیکن بہت سارے یہ جو معاشی اثرات ہوتے ہیں نا، ان کا اندازہ ہمارے جیسے لوگوں کو بھی اتنا پورا نہیں ہوتا. یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں پاکستان کو. تو ان کے بارے میں اب کیا کہا جائے؟ مطلب ایک طرف عوام ہے، ان کی جیبیں خالی ہیں، دوسری طرف اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی جیبیں لبالب بھری ہوئی ہیں، لبریز ہیں. اچھا تو اب ایسے میں کیا کہا جائے؟ مجھے
जहां तक इलेक्शन की बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये अभी बहुत ज्यादा कबल है। लोटा नहीं है ना। आप क्या कह सकते हैं? बाबर अवान तो खैर स्पेशल लोटा है क्योंकि वो हमारा साथी रहा है वो। और मजे की बात ये है, मैं देख रहा था वो टिकर विकर, उन्हें ये अजीब और गरीब पीपल्स पार्टी जो काम खुद करती है, जिसके सबूत मौजूद हों, जिसकी फुटेज मौजूद हो, उसको झुठलाते हैं कि ये हम नहीं करते, ये दूसरे करते हैं। ये अजीब। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? मार्च से पहले आप कुछ हमारे तब्दीली पास चाह रहे देखें जी, हैं? मैं मार्च से पहले देखें मैं मेरी राय मार्च के बारे में जरा मुख्तलिफ है। मुझे आप एक बात बता दें कि ये जो मिथ बनाई हुई है कि जी सेनेट में इनकी अक्सरियत हो जाएगी, क्या हो जाएगा? उसके साथ ये भी कहा जाता है कि जी वो कानून साजी नहीं कर रहे। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, हमने तो कानून साजी में हिमायत की ना 18वीं तरमीम में, ठीक है। और कानून साजी किसके लिए होती है? किसी जमात के लिए नहीं होती, अवाम के लिए होती है। अवाम के लिए होती है। अगर ये अवाम के खिलाफ चलना चाहते हैं सेनेट में, तो इनका मजीद चेहरा काला होने दें। मजीद चेहरा आप कह रहे हैं कि काला होने दें। हम बात करते हैं एमक्यूएम से। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कल इल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि अगर नून लीग हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो वो उनका हुकूमत का साथ देंगे। ख्वाजा साहब, आपका कोई अलायंस बनेगा नहीं नून लीग के साथ? जैसे हारून साहब कह रहे थे कि सियासी जमातें तो इकट्ठी भी हो सकती हैं, नजरियाती अलायंस तो बनते रहते हैं, गैर फितरी अलायंस भी पाकिस्तान की सियासत में हमने देखे हैं बनते हुए। तो आप लोग किसका साथ देंगे? पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपने सियासी पार्टियों के मुस्तकबिल की तरफ निशानदेही की है, तो जहां तक एमक्यूएम के वोट बैंक और उसके मैंडेट का ताल्लुक है, तो ये ग्रास रूट लेवल की पार्टी है, ग्रास रूट लेवल तक इसका मैंडेट है, ग्रास रूट लेवल तक इसका पेनिट्रेशन है। और यही वजह है कि हम हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, हम अपने हलकों में, अपनी आवाम में, उनके सुख में दुख में हमेशा पेनिट्रेशन हमारी रहती, लीडरशिप से लेकर निचली सतह तक। और अलाइंसेस की जो आपने गुफ्तगू तमाम लोगों ने यहाँ की, देखिए अलाइंसेस बेस करते हैं अपने आवाम के पॉलिटिकल बेनिफिट्स पर और अपने रीजनल कॉन्ट्राडिक्शन पर कि किस हद तक कम डिफरेंसेस हैं रीजनल बेसिस पर। और जो पार्टियां उसमें मुंतखब होकर आई हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, उनमें किस हद तक वो अपनी अपनी आवाम को गिव एंड टेक या उनकी डील आवाम के बेनिफिट के मुताबिक हो सकती है। आज तक एमक्यूएम वो तो ख्वाजा साहब हम आवाम को तो रखते हैं सामने, आवाम के लिए तो कोई कुछ करता नहीं, आपस में ही मामलात ऊपर ऊपर तय कर लेते हैं। आवाम को कौन पूछता है आजकल? कहीं की भी अगर हम बात करें, आवाम को तो कोई नहीं पूछता ना, मामलात तो ऊपर ही तय होते हैं। आवाम के लिए तो किसी ने आज तक कुछ सोचा भी नहीं। मीडिया में ये तासुर और ये परसेप्शन थोड़ा सा गलत है। अगर आवाम को कोई नहीं पूछता तो फिर इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए। अपने अपने इलाकों पे जहां जहां जिसका कंट्रोल है वो अपने अपनी बंदरबाट जारी रखे। क्यों पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती हैं? आवाम का एक रोल है, आवाम मुंतखब करते हैं। आप ये ठीक कह रही हैं कि असरात नहीं है, कोई लोटा है, कोई शुगर मिल माफिया है, कोई वडेरा है, कोई जागीरदार है, लेकिन आवाम मुंतखब करती है ना, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल आवाम की बात कर रहे हैं। मैं फिर एचआरसीपी की रिपोर्ट का, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट जो कल ही उनकी सामने आई, उसमें उन्होंने कहा कि मैंडेट, आवाम के मैंडेट की बात की जाती है, आवाम की बात करते हैं, लेकिन भरोसा मुसल्ला विंग्स पे करते हैं। कराची के हालात के हवाले से उन्होंने लिखा। देखें, सूरत हाल जो कराची की 3 माह की थी, उसमें यकीन करें आवाम का तासुर ये था कि पुलिस और रेंजर्स तमाशाई बनी हुई है और 100 अफराद कत्ल किए जा रहे हैं। तो आवाम इस हद तक बदजन हो चुकी थी कि वो ये सोच रही थी कि हमें अपनी हिफाजत करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सोच तो आवाम में डेवलप हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो के बाद जिस तरह अमनो अमान हुआ और उन साजिशों का किला कमा हुआ, तो ये वही आवाम है ना, वही कराची है, वही पुलिस है, वही रेंजर्स है, और हालात नॉर्मल। हालात बिल्कुल नॉर्मल। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि बड़ी सियासी जमातें नाम लेकर कह रही हैं आपकी जमात का, पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी का भत्ताखोरी में मुलव्वस है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा एजेंसीज की रिपोर्ट के मद्देनजर रखते हुए। देखिए, आपने इसमें यकीनन सिर्फ मुझे ही मुखातिब किया। इसमें 5 मैं सबसे, क्योंकि जमात इस्लामी के नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल। सफा नंबर 149 से जजमेंट स्टार्ट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी सियासी वाबस्तगी के ऊपर आप पेनिट्रेशन, अब उसकी इंटरप्रिटेशन कर लें। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी से उसके मायने निकाल लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जजमेंट में कोई सियासी पार्टी का भत्ताखोरी का इल्जाम नहीं, लेकिन फाइंडिंग्स में, ऑब्जर्वेशन में
یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ اور افسوس کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں مختلف اداروں نے رپورٹنگ کرنے میں کچھ اثرات ان پر نظر آئے، لیکن وہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک ڈائریکشن دی گئی ہے اور آنے والا بالکل گورنمنٹ امن لے کر آئے، کراچی کے حالات کو درست کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کراچی کے حالات کا ذکر کر لیا۔ مشاہد اللہ خان صاحب سے میں پوچھوں گی، آپ سے بریک بھی میں نے لینی، مختصر پہلے مجھے ذرا اگر یہ بتا دیں، الطاف حسین صاحب کل خاصے برہم ہوئے ہیں میاں صاحب کے سندھ جانے پہ، وجہ کیا؟ پیپلز پارٹی کا